हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग देखते हुए आ रहे होंगे दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए एनवीएस लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए साइंस स्पेसिफिक जो आपका नॉलेज है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। और सबसे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है दोस्तों कि आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है दोस्तों कि मेरी सर्विस होती है और थोड़ा सा कम टाइम मिलता है और मैं जो है विभिन्न एग्जामों के लिए साइंस के ऊपर जो है काम कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी ये लेकर के आया हूं कि आप लोगों के लिए एक मैं लॉन्ग वीडियो लेकर के आ रहा हूं और उस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश की जाएगी कि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 300 प्लस क्वेश्चन होंगे और उन सभी का एक्सप्लेनेशन एक साथ एक ही वीडियो के अंदर जो है दिया जाएगा। आप लोगों के लिए गिफ्ट होगा। और आपको बता दूं, अगर उस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया तो मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूं कि फिजिक्स के जो 20 क्वेश्चन आने हैं उस 20 में से आपको 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली या फिर उससे रिलेटेड जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उन्हीं में से उसमें एग्जैक्ट मिल जाएंगे। और अगर ऐसे 2 वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेके आ गया तो मैं गारंटी दे दूंगा आपको कि 20 के 20 क्वेश्चन देख लीजिए फिजिक्स की क्लास में से ही आए हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री की भी लेकर के आने वाला हूं क्योंकि आप लोगों के पास मुझे पता है समय कम है, तो बिल्कुल जो है आप लोगों के लिए फिजिक्स का मैं पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, कंप्लीट सिलेबस। बस आप लोगों का प्यार बनाए रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेने की भी इच्छा होती है। अदरवाइज दोस्तों ऐसा रहता है कि कई बार जो है हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। हम भी यार एक इंसान हैं तो हम भी डिमोटिवेट हो सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि। देखिए ये क्वेश्चन है कि कोई भी एक अंतरिक्ष यात्री यानी कि आप एस्ट्रोनॉमिकल कोई है, एस्ट्रोनॉटिक्स है, जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल जो इंसान है या जो आप कह सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट है, वो आपका पृथ्वी तल पर यानी आपके अर्थ के ऊपर अगर वो कूदेगा उसके कंपैरिजन में अगर वो चंद्रमा पर कूदता है तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, अगर 1 तो चंद्रमा पर लगेगा 1/6 यानी 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से वो ज़्यादा कूद पाता है। तो हम कहेंगे कि चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है यानी कि कम है। कितना कम है दोस्तों? 1/6 होता है यानी कि जो इंसान 6 किलो का पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर अगर वो कितना है दोस्तों 6 केजी का है तो वो 1 केजी का बन जाता है। कहाँ जाते ही? चंद्रमा पर जाते ही। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिसका भार ज़्यादा होगा वो तो कम ही उछलेगा ना, कम भार वाले के कंपैरिजन में तो 1 किलो वाला ज़्यादा उछलता है। उसका रीजन यही है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? क्लियर है आप लोगों के लिए? और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल आपका एक्सेलरेशन है या गुरुत्वाकर्षण त्वरण है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या आप 10 भी लेते हैं कई बार, ठीक है। और आपके जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यानी कैपिटल जी है उसकी वैल्यू क्या होती है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये मैं आपको कई बार जो है पहले बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, और ये मैंने जो है शायद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया था। तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है, केवल द्रव्यमान कम होता है या दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। मैंने आपको पूरा का पूरा ये डिटेल में समझाया था कि भार होता क्या है यानी वेट, डब्ल्यू क्या होता है, mg होता है, जहाँ g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, तो वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m क्या है? ये आपका होता है मास यानी कि आपका है द्रव्यमान। और मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप चंद्रमा पर ले जाएं, चाहे मंगल ग्रह पर ले जाए, चाहे बृहस्पति पर ले जाए, कहीं भी ले जाइए द्रव्यमान जो है हमेशा फिक्स रहता है। तो आप ये कहेंगे कि द्रव्यमान में कोई कमी आएगी क्या? नहीं, तो द्रव्यमान कम नहीं होगा। द्रव्यमान कम होगा? नहीं होगा।
अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल सही, द्रव्यमान केवल अपरिवर्तित रहता है। अब बात करते हैं हम भार की। तो आपको पता है कि ये जो आपका g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ये तो चेंज होता है। ये तो पृथ्वी के ऊपर होता है 9.8। जैसे ही हम चंद्रमा पर यानी मून पर पहुंचेंगे, ये हो जाएगा इसका 1/6। यानी भार जो है वो तो होगा चेंज। तो भार तो क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो भार अपरिवर्तित रहेगा क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम परफेक्ट है कि भार जो है वो तो क्या रहेगा, द्रव्यमान तो जो है स्थिर रहेगा, लेकिन भार जो है वो कम हो जाता है। कितना कम होगा, 1/6 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हमें ये बात याद रखनी है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसका गुरुत्वीय त्वरण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर है 9.8, लेकिन चंद्रमा पर जाते ही ये 1/6 हो जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंड है ए और बी, यानी कि 4 kg और 2 kg के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इनका नाम इन्होंने खुद ने दे दिया कि 2 वाले को आप ए मानिए, 4 वाले को आप बी मानिए, और 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले सुनिए, ये हमारी बिल्डिंग है, मान लो कितने की, 100 मीटर ऊंचाई की। यहाँ से हमने ए को भी फेंका, बी को भी फेंका। बी जो है उसका भार कितना है, तो बी का भार है 4 kg, और जो ए है उसका भार कितना है, 2 kg। अब इनको फेंका है, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब आप इनको फेंक रहे हो तो जो इनका वेलोसिटी होगा, जो आपके ऑब्जेक्ट्स है, इनकी वेलोसिटी जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर। यानी ये 4 kg का है या 2 kg का है, उससे इसकी वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। तो आप लिखेंगे वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं। अब ये इस पे निर्भर नहीं करता, ये बात तो हमें याद रखनी है। दूसरी बात आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु को जो है पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है किसी भी वस्तु को। ठीक है, पॉइंट से पहले हम समझेंगे तो हमें आगे की चीजें सब समझ में आ जाएगी। अब हमें अगर पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है किसी भी वस्तु को, तो उस आकर्षण के कारण क्या होगा दोस्तों, वस्तु जो है एक नियत त्वरण के साथ में नीचे की ओर गिरती हुई आएगी। इसीलिए सभी वस्तुओं का जो है त्वरण क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और सभी वस्तुओं का जो त्वरण है वो कितना हो जाता है, जी हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो आप लिखेंगे सभी वस्तुओं का या सभी वस्तुओं का त्वरण समान। अब देखो इन 3 पॉइंट से क्या बात समझ में आई। पहली बात है कि वेग जो है वो मास के ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी ये 2 kg का 4 kg का है, इससे तो वेलोसिटी के कोई लेने देने है नहीं। दूसरी बात है कि प्रत्येक वस्तु जो है उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और पृथ्वी जब अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो ये वस्तुएं जो हैं गिरते हुए नीचे हमेशा एक ही त्वरण से गिरेगी, जो त्वरण होगा आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम कह रहे हैं जी। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आ गई बात, क्या होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों की दोनों वस्तुएं ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या दोस्तों कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो देखो कोई वस्तु है जिसका भार पृथ्वी के ऊपर है W, और अब अगर हम क्या कर देते हैं दोस्तों कि इस वस्तु को इतना ऊपर ले जाएं
कि उसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी की त्रिज्या के आधे के बराबर आ जाए। तो आपका जो है इसका क्या हो जाए, पूछ रहा है भार कितना होगा। आपको बता दूं दोस्तों सबसे पहले कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी डैश, क्योंकि भार आपको पता है ना किस पे डिपेंड करेगा, देखो W बराबर होता है mg, m कभी चेंज होता नहीं, g चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो g है वो चेंज कितना होता है, तो जी डैश बराबर होगा g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जो है किसी भी हाइट के ऊपर आप निकालना चाहते हैं तो वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु का आप भाई कोई कहीं पर भी पृथ्वी के किसी भी भाग में गए और वहाँ पर्टिकुलर उस किसी हाइट के ऊपर अगर आपको गुरुत्वीय त्वरण देखना है तो 9.8 या जो 10 लेते हैं वो तो पूरी पृथ्वी का हम एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। लेकिन पर्टिकुलर किसी स्थान पर आपसे पूछे तो आप उस फॉर्मूले को यूज करके उस पर्टिकुलर स्थान के लिए निकालेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है जी डैश बराबर जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जहाँ आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अब हमने कहा कि ऊंचाई कितनी लेकर के जाना है, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, आर ई अपॉन में 2, ये पुट करेंगे हम इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन में 2 आर ई यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4g अपॉन में 9। समझ में आ गई बात, कितना हो जाएगा 4g अपॉन में 9। यानी कि अगर पहले किसी वस्तु का भार mg था, ठीक है, तो अब उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, mg अपॉन 4mg अपॉन 9। समझ में आ गई बात। तो हम ये कह सकते हैं क्या, 4/9 गुणा w, अगर w डैश की बात करें तो ये लिखेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपसे गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला पूछे तो आप देंगे जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब इसमें एच जो है जहां भी हाइट की बात कर रहा है वो पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर t सेकेंड समय लगता है। ठीक है, 30 मीटर से गिरा रहे हो तो t सेकेंड, 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा। समझ में आ गई बात। तो आपके पास न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास हाइट है तो हम v बराबर u प्लस ए टी, तो देखो मैं तीनों समीकरण लिख देता हूँ यहाँ, v बराबर u प्लस ए टी ये भी गति की समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये भी समीकरण है, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये भी एक समीकरण है। अब देखिए दोस्तों हमने क्या बोला, किसी भी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर, तो पहले तो वो रुकी हुई होगी वस्तु, तो विराम अवस्था में थी। ठीक है, अब देखो कि हमें ये तो यूज कर नहीं सकता भाई, ए नहीं है मेरे पास में, ना इसके अंदर जो है हमारे पास में v है, u है, और ना ये v नहीं है, इसलिए हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला, ये वाला। तो s यानी कि कितनी ऊंचाई से, तो मान लो h ऊंचाई से गिराया गया है जो हमें दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलो 30 मीटर ही यूज करते हैं। तो हमारे पास आ गया s तो कितना 30 मीटर, और u यानी प्रारंभिक वेग कितना होगा 0, रुका हुआ था ना वस्तु इसलिए, हाफ a यानी एक्सेलरेशन जो हमारा क्या हो जाएगा g इंटू t कितना है t सेकेंड यानी कि t स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट समीकरण। सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या कहा है इसने कि अगर आप इस वस्तु को 120 मीटर से गिराते हैं, यानी 120 बराबर, भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी तो अब जो है कितनी होगी 0 ही रहेगी क्योंकि उसी वस्तु को गिरा रहे हैं, तो हाफ g का g रहेगा। केवल यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, तो
तो मैं मान लेता हूँ वो p टाइम लग रहा है, तो p स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो हम रेशियो निकालने के लिए इन दूसरे को डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करते हैं तो देखो हाफ और जी गया, ये 30 से कितनी बार, 4 बार, तो ये बन गया टी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1/4। इसको आगे हम ये कह सकते हैं टी अपॉन पी बराबर 1/2। यहाँ से हो जाएगा p बराबर 2t, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जितना समय पहले लग रहा था उसका 2 गुना समय अब लगेगा, यानी 2t सेकेंड लगेंगे। 30 मीटर से गिनने में t सेकेंड लग रहे हैं, 120 मीटर गिनने में केवल इसको 2t सेकेंड लगेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। लो, आप खुद भी करने का जरूर प्रयास करिएगा। थोड़ा सा जो है मैं लेवल अप लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का आजकल जो है पैटर्न, हर एग्ज़ाम का लेवल, हर स्टेट के एग्ज़ाम का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। तो हमें भी थोड़ा सा अपर लेवल पर तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि अगर पेपर टफ भी आ जाए तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं कि हम बाद में ये रोना रो लेते रहे कि भाई पेपर टफ आ गया। पेपर टफ आया तो पेपर टफ की तैयारी करो ना, पता है ना आपको कि कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण को ऊपर की ओर इतने मीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाता है। कितने मीटर की गति से? 39.2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 39.2 मीटर वस्तु ऊपर जा रही है। तो ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। एक वस्तु को आपने ऊपर फेंका, एक सेकंड में कितना गई वो ऊपर? 39.2 मीटर। तो ये बताइए कि वो वस्तु ऊपर जाने में, यानी कहाँ जाकर के वापस टर्न होकर के नीचे आने वाली है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जस्ट अभी न्यूटन की गति के तीनों नियम बताए थे। कौन कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशंस को मैं जो है यहाँ बंद कर देता हूँ बॉक्स में। ये तीनों इक्वेशन आप याद करेंगे तो आपका काम अच्छे से बनेगा, क्योंकि इन इक्वेशन से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो इक्वेशन क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर यूज करें v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, अब v यहाँ पर कितना है? अरे किसी वस्तु को ऊपर की ओर इतने मीटर की गति से फेंका जाता है, यानी कि वो इतने मीटर ऊपर जा चुकी है। किस गति से जा चुकी है ऊपर दोस्तों? अरे भाई देखो, इस गति से 39.2 मीटर पर सेकंड की गति से, तो और वापस से ऊपरी दिशा में जाने वाले, अब वो ऊपर दिशा में जाएगी उसके बाद नीचे भी जाएगी, तो कहीं ना कहीं रुकी होगी वस्तु। तो फाइनल वेलोसिटी जो v है वो तो हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 39.2 प्लस ए जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था, ए क्या आएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी। लेकिन ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जब नीचे आ रहे हो तब तो होता है पॉजिटिव जी, लेकिन जब आप ऊपर जा रहे हो तो ये होता है माइनस जी। तो वस्तु अभी कहाँ जाने की बात कर रहा है? ये कह रहा है ऊपर दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना करो, यानी जब वो ऊपर जा रही थी तब उसमें कितना समय लगा होगा? तो हम लेंगे माइनस जी और t हमें निकालना है। तो t बराबर हो गया 39.2 और g की वैल्यू 9.8 ले चाहे 10 ले, मैं 9.8 लेता हूँ, तो ये 9.8। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 392 अपॉन में 98। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो सीधा सा दिख रहा है कि 9 चौक 36 होता है, यानी कि 90 से डिवाइड करते तो 360 आता। 32 ऊपर आ रहा है तो 8 चौक 32, यानी लगभग 4 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो देखा आपने कि न्यूटन की गति के जो 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, उनसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पिंड को, यानी आप एक किसी वस्तु को
एक मीनार से, एक कोई बिल्डिंग है उससे शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे हम, 0 लेंगे। तो u बराबर 0 आ चुका है। फिर 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचती है। कितने सेकंड के बाद में, t बराबर 4 सेकंड के बाद वो नीचे आ चुकी है। तो मीनार की ऊंचाई होगी, तो जो आपकी बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो ऊंचाई अगर निकालनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। h कितना है तो हमें निकालना है, ये लो। u कितना है 0, तो u इंटू टी हो जाएगा 0। फिर आया हाफ, a की वैल्यू आपको पता ही है और इसने खुद ने बोला है कि आप नीचे गिरा रहे हो तो वस्तु नीचे आ रही होगी, यानी पॉजिटिव g, और g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 इंटू टी स्क्वायर। t की वैल्यू इसने खुद ने बता दी है 4 सेकेंड है, तो 4 का स्क्वायर, ये 2 से कटा कितनी बार, 5 बार। तो h बराबर हो जाएगा 5 इंटू 16 यानी कि 80 मीटर। क्लियर है बात। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि यह वस्तु 4 सेकंड में नीचे आ चुकी थी तो बताओ इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, तो यानी कि यह वस्तु 80 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरी है। तभी जैसे ही गिरी 4 सेकंड बाद वो नीचे जमीन पर आ चुकी थी। समझ में आ गया क्वेश्चन। बढ़े आगे की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अश्व यानी कि घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ करता है, यानी अचानक से चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है भाई, घोड़ा खड़ा था, देखो ऐसे, एक मिनट, ये घोड़े की तरह पेज भी हिलने लग गया। मान लो ये घोड़ा ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे यूं खड़ा है, ये मान लो ऐसा, वजह ऐसा भी आता है, मान लो भाई आप, तो इसको ये क्या है, घोड़ा है, और इस घोड़े के ऊपर आप बैठे हैं ऐसे शेर शाह बन के, पूरे के पूरे बादशाह बन के, इतने बड़े बड़े आपके कान हैं और हाथ इतने बड़े बड़े। जैसे ही घोड़े ने क्या करा, आगे चलना शुरू किया, आप जाएंगे पीछे की ओर और आप धड़ाम से गिर जाएंगे। कैसे, धड़ाम से गिरे। क्लियर है। तो घोड़ा जब आगे गया तो आप कहाँ गए, पीछे। ये आपका पीछे जाना और घोड़े का आगे जाने से क्या संबंध। तो दोस्तों इसके अंदर आपको पता होगा न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम था कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तब तक वह वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में बनी रहेगी, गति अवस्था में तो गति में बनी रहेगी, या उसकी दिशा भी परिवर्तित नहीं होगी जब तक उस पर बल नहीं है। दूसरा वाला कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति के पोजीशन में, जिस भी मतलब पोजीशन में बनी हुई थी, उसको चेंज का विरोध करती है, उसको कहते हैं जड़त्व। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है विश्राम जड़त्व। क्या होता है कि जो ये इंसान था ना, जो आप थे, आप महोदय के दिमाग में आया कि हम घोड़े पर बैठ चुके हैं, अब हमारे कोई टेंशन नहीं, हम हो गए थे एकदम रिलैक्स। अब घोड़ा जैसे ही चला तो हमारी बॉडी जो है वो तब की तब नहीं चल पाई, इस वजह से हम गए पीछे और पीछे जाते ही हम गिर गए नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप में यानी कि वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है, यानी आप जो है ऐसे जमूरे की तरह यहाँ खड़े थे और आपने क्या करा, हाथ में एक बॉल ली और इस बॉल को ऐसे ऊपर की ओर फेंक दिया, क्योंकि आप क्या है, जमूरे, आपको कोई काम पढ़ाई का नहीं सूझता, आप बाहर जाकर के हाथ में बॉल लेकर के ऊपर नीचे फेंके जा रहे थे। तो गुरुत्वीय त्वरण, बताओ भाई गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगेगा। आपको पता है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे, क्योंकि वस्तु को हमेशा कौन आकर्षित करता है, पृथ्वी का केंद्र, वो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो गेंद जा रही है ऊपर, इसका मतलब इसके ऊपर जो नीचे की ओर है क्या लगेगा, गुरुत्वीय
बल। तो ये कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण भी कहाँ लगेगा, फिर नीचे की ओर। तो गेंद की गति की विपरीत दिशा में गुरुत्वीय त्वरण होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूम जाता है तो वह क्या होगा। भाई आप साइकिल चला रहे हो, मान लो ये ऐसे आपका रोड था, तो जब आप साइकिल चला रहे हो, यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है और आप ऐसे बैठे हुए हैं, आप जब यहाँ से साइकिल लेकर के गुजर रहे हो तो क्या होगा। जब आप साइकिल लेकर के गुजर रहे होंगे तो आप जो है क्या करेंगे, आप अंदर की ओर झुकेंगे, यानी इस रोड की ओर जाएंगे, इस रोड की ओर झुक जाएंगे, यानी भीतर की ओर झुकना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप गिर जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों जब आप मोड़ के अंदर थे तो आप अपनी गति को क्या करोगे, कम करोगे। अब जो आपने गति कम करी है, और यहाँ आपको पता होगा कि एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी अभिकेंद्रीय बल है, उसको और अपने भार को संतुलित करने के लिए आप गिरे नहीं, इसलिए आपको जो है कहाँ जाना पड़ता है, अंदर की ओर जाना पड़ता है। क्योंकि आपको पता होगा अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स CF जो है वो कितना होता है, mv²/r। अब आपका सेंट्रीफ्यूगल जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगल नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको अगर आपको बैलेंस करना है तो r जो है आप जानते हैं, अगर वहीं चलते रहे तो यहाँ रेड जो है आपकी रेडियस बढ़ जाएगी, लेकिन इस रेडियस को संतुलित करने के लिए आप अंदर की ओर झुक जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो आपको भीतर की ओर झुकना होगा, और अगर भीतर की ओर नहीं झुके तो आपके दांत जो है वो भीतर की ओर झुक जाएंगे, फिर आप दूसरों के दांत देखोगे। तो यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब जो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो आपका फिजिक्स को पूरा कर देगा, लगभग मैं लेकर के आने वाला हूँ। आपको बता दूँ दोस्तों अभी ही, क्योंकि मैं जो है आपको बता देता हूँ, लगभग हमारे क्वेश्चन रहेंगे 200 के आसपास जो है क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।